बेसिकली आज एक्चुअल में जो है हम लोग मशीन लर्निंग को टच करने जा रहे हैं। अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने किया था वो सारी चीज़ें प्लॉटिंग से रिलेटेड थी या किसी डेटा को रीड करने से रिलेटेड थी। आज एक्चुअल में हम मशीन लर्निंग के पहले स्टेप को करेंगे। ठीक है। जो सबसे पहला स्टेप होता है मशीन लर्निंग का वो होता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के बाद हमारा होता है क्या, डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम लोग डेटा की क्लीनिंग करते हैं, डेटा की मंजिंग करते हैं और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं। बेसिकली हमें पहले क्लीनिंग मंजिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो तब समझ में आएंगी जब हम लोग एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पढ़ लेंगे। ठीक है। तो पहले आज तो हम डेटा रीड करेंगे, कोई एक डेटा सेट रीड करेंगे जो अपना पहला फर्स्ट डेटा सेट होगा मशीन लर्निंग का, और उस डेटा पे कुछ एनालिसिस करेंगे। ठीक है। अब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, कैसे करी जाती है ये देखेंगे, की पॉइंट्स क्या हैं वो देखेंगे हम लोग, है ना। तो एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। अ, सबसे पहला जो टास्क होता है मशीन लर्निंग में वो क्या होता है, आपको डेटा गैदर करना। डेटा गैदर करना मतलब डेटा कहीं से रीड करना। अब डेटा कहीं से भी आ सकता है, कहीं पे स्टोर करके रखा है वेयर हाउस में तो वहाँ से भी आ सकता है। ठीक है। डेटा आप लाइव भी कैप्चर कर सकते हो, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, लाइव कैप्चर डेटा को करता है, ऐसे कर सकते हो। किसी सर्वर से डेटा आ सकता है, कहीं से भी डेटा आ सकता है। ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग करेंगे वो सिंपल एक फाइल होगी जो कि स्टोर है कहीं पर, किसी वेबसाइट पे या किसी सर्वर पे स्टोर है, उसको हम रीड करेंगे और उस पर कुछ एनालिसिस करेंगे। बेसिकली एनालिसिस दो तरीके की होती है, एक होती है कंफर्मेटरी एनालिसिस होती है और एक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस होती है। कंफर्मेटरी को हम लोग बाद में देखेंगे, आज हम लोग देखने वाले ईडी है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है। तो बेसिकली एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का मेन जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि जो एल्गोरिदम को एक्चुअल जो कह सकते हैं कि पीसफुल डेटा, या आप कह सकते हो कि रिच डेटा, जो मतलब एक्यूरेसी जो बढ़ा दे, एक्यूरेसी इन्हेंस कर दे, ऐसा डेटा चाहिए होता है। ठीक है। एल्गोरिदम को, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को जितना अच्छा डेटा आप दोगे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को, उतना अच्छा वो रिजल्ट देगा। जितना रॉ डेटा दोगे, ठीक है, मतलब विदाउट प्री प्रोसेसिंग या विदाउट एनालिसिस आप दोगे तो वो फिर अच्छा रिजल्ट नहीं देगा मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है। तो कोशिश ये करनी है, कोई भी डेटा आप रीड कर रहे हो, चाहे जहाँ से रीड कर रहे हो, पहले उसको क्लीन करना है, मंज करना है, और फिर एनालिसिस करके कुछ और डेटा रिप्रोड्यूस करने हैं। ये सब सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। ठीक है। तो जो मेन टास्क होता है क्या, वैल्यूबल बनाना, डेटा को वैल्यूबल बनाना, रिचनेस उसकी बढ़ाना, डेटा की रिचनेस बढ़ाना, ताकि हमारा जो रिजल्ट आए वो अच्छा हो। ठीक है। फिर उसके बाद एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की ही मदद से हम लोग एल्गोरिदम को चूज करते हैं। जैसे मशीन लर्निंग में बहुत सारे एल्गोरिदम है, क्लासिफिकेशन में बहुत सारे एल्गोरिदम है, रिग्रेशन में भी बहुत सारे एल्गोरिदम है, क्लस्टरिंग में भी बहुत सारे एल्गोरिदम है। लेकिन आप चूज कैसे करोगे, आखिर मुझे कौन सा एल्गोरिदम करना चाहिए ताकि रिजल्ट मुझे अच्छा मिले। तो एक तरीका तो क्या है, आप सबको ट्राई करो, है ना। सबको ट्राई लोग करते भी हैं, पर बहुत सारे केसेस में हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाते कि आखिर कौन सा डेटा हमारा, सॉरी, कौन सा मॉडल अच्छा रिजल्ट देगा। जब डायमेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है डेटा सेट की, तब उस केस में ये प्रिडिक्ट कर पाना कि कौन सा मॉडल अच्छा रिजल्ट देगा थोड़ा सा मुश्किल होता है। थोड़ा क्या कह सकते हैं, काफ़ी मुश्किल होता है। तो उस केस में हमारे पास एक ऑप्शन और अवेलेबल है, ग्रिड सर्च सीवी। ठीक है, लिस्ट सर्च सीवी। तो इन सबको हम लोग बाद में देखेंगे। बट हाँ, अगर डायमेंशन कम है तो हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमें कौन सा एल्गोरिदम चूज करना चाहिए। ठीक। और साथ ही साथ अ, जो हमारे जो, जैसे हमने कोई रॉ डेटा रीड किया, कोई डेटा रीड किया, अब उस रॉ डेटा में कौन कौन से वैल्यूबल फीचर है। ठीक है। कौन कौन से वैल्यूबल फीचर है, ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टीडियस टास्क है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम जो कुछ भी रीड करेंगे सारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को सेंड कर देंगे, ऐसा नहीं। उससे एक चीज़ होती है, जैसे एक तो कंप्यूटेशन बढ़ता है, मशीन लर्निंग मॉडल की कंप्यूटेशन बढ़ेगी, वो ज़्यादा समय लगाएगा। और हो सकता है कि
उतना अच्छा रिजल्ट ना दे। अगर रॉ डेटा हम डायरेक्टली सेंड कर देंगे मशीन लर्निंग मॉडल में, तो उतना अच्छा डेटा ना दे, वो सॉरी रिजल्ट ना दे मेरी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दो क्या कहते हैं कॉलम है, ठीक है। दो कॉलम है हमारे पास, या हम्म, अ, जैसे एक इन जनरल डेटा सेट है जो कि हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का डेटा सेट है, ठीक है। उसकी अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक। तो उसमें जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे उसका प्राइस बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे उसका नंबर ऑफ रूम्स बढ़ते हैं उस तरीके से उसका प्राइस भी बढ़ता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें ये पहले आइडेंटिफाई करना, कहीं ऐसा तो नहीं नंबर ऑफ रूम्स एंड साइज ऑफ प्लॉट, ये दोनों कोलीनियर तो नहीं। कोलीनियर इन द सेंस, जो कंट्रीब्यूशन आपका एरिया दे रहा है डिसीजन मेकिंग में, क्या वही सेम कंट्रीब्यूशन आपका जो नंबर ऑफ रूम्स है वो दे रहा है। एरिया और रूम ऐसा तो नहीं कहीं सेम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो अगर सेम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो हम क्यों दोनों को यूज करेंगे, किसी एक को यूज कर लेंगे, है ना, किसी एक को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर एक ही अगर हम फीचर यूज करेंगे तो हो सकता है जल्दी हमारा मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन हो जाए, ठीक है। तो ज्यादा हम लोग फीचर देंगे तो वो टाइम लगाएगा। मशीन लर्निंग मॉडल जितने ज़्यादा आप लोग फीचर दोगे उतना ज़्यादा वो टाइम लगाएगा। ऐसा नहीं कि फोर्सफुली हमें फीचर को कम नहीं करना है, बस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फीचर को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है जो कि हाईली कोरिलेटेड हो। हाईली कोरिलेटेड का मतलब जो कंट्रीब्यूशन एक डेटा सॉरी एक फीचर दे रहा है वही सेम दूसरा भी दे रहा है, तो दोनों को रखने की जरूरत नहीं है। हम एक को रखेंगे एक को हटा देंगे, क्योंकि दूसरे का कोई मतलब नहीं। जो काम ये कर रहा है वही सेम काम दूसरा भी कर रहा है, तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है ना। तो ये सारी एनालिसिस भी हम लोग किस में करेंगे, ईडीए के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो एक डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हेल्प्स टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या क्या है हमारे। पहला क्वेश्चन है, हाउ टू इंश्योर यू आर रेडी टू यूज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इन अ प्रोजेक्ट। आप किस तरीके से इंश्योर करेंगे कि मशीन लर्निंग में आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आप कैसे चूज करेंगे, कैसे उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें डिपेंड करेगा किस पे, डेटा पे। जैसा आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी हिसाब से आप लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम चूज करोगे अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ टू चूज द मोस्ट सुटेबल एल्गोरिदम फॉर योर डेटा सेट। अगेन आपको कैसे चूज करना है एल्गोरिदम को, ये भी कैसे कौन डिसाइड करवाएगा, हमारा ईडीए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट, हाउ टू डिफाइन द फीचर वेरिएबल दैट कैन potentially be used for the machine learning एल्गोरिदम। अगेन, तो अगेन हमें वही फीचर सेलेक्ट करने हैं जो क्या हो, जिनकी रिचनेस ज़्यादा हो, जो अच्छे हों, ठीक है। हर किसी डेटा को, हर किसी फीचर को हमें मॉडल को सेंड नहीं करना है, ठीक। अ, अगर वैल्यू ऑफ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की बात करें तो इसकी वजह से हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, करेक्ट रिजल्ट मिलता है। मैक्सिमम चांस होता है कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट आएगा, जिसमें आपकी जो एम्बिगिटी होती है कि आइदर इस क्लास से बिलोंग करेगा, आइदर इस क्लास से बिलोंग करेगा, वो सबसे मिनिमम होती है, ठीक है। अगर आपने कायदे से एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की है तो, ठीक है। हेल्प्स टू गो अहेड, बेसिकली इसमें आप लोगों को फीचर इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिसमें आप लोग एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करने के बाद फीचर इंजीनियरिंग करते हो, जिसमें किसी एक फीचर से दूसरा फीचर जनरेट करते हो। जैसे अगर सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, ठीक है, तो उस डेट ऑफ बर्थ से आप उसकी एज आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो एक नया फीचर आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो अपने डेटा सेट में, ठीक है। तो जो हमारा ईडीए है, ईडीए के बाद का जो हमारा स्टेप है वो क्या होता है हमारा, बेसिकली फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसमें हम लोग डेटा को, फीचर को रिप्रोड्यूस करते हैं या चेंज करते हैं या रिडक्शन करते हैं, स्केलिंग करते हैं, ठीक है। जो भी होगा वो हम लोग फीचर इंजीनियरिंग में देखेंगे, ठीक। तो आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ईडीए करना होगा, उसके बाद ही हम लोग फीचर इंजीनियरिंग तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट है, जब आप लोग एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम जो बिजनेस रिलेटेड डोमेन नॉलेज है वो आपको डेटा एनालिसिस से मिलेगी। जब आप लोग एक्सप्लोर करोगे डेटा को थोड़ा थोड़ा करके,
तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से बिजनेस की आपको मिलेगी कि आखिर जैसे अगर हम एग्जांपल लें फ्लिपकार्ट का, तो उसे पता चल जाता है कैसे किस सेशन में किस चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है। वो सारी चीज़ें डेटा के थ्रू होता है, ठीक है। हो सकता है जो जो विंटर सेशन में किसी ने जो है जो वुलन जो क्लोथ्स हैं वो ज़्यादा खरीदे, तो वहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वुलन में भी कौन सी कैटेगरी सबसे ज़्यादा खरीदी गई है, वहाँ से एनालिसिस करेंगे, मेल ने ज़्यादा खरीदे कि फीमेल ने ज़्यादा खरीदे। तो उस हिसाब से हम लोग स्टॉक में पहले से रखेंगे, फ्लिपकार्ट स्टॉक में पहले से रखेगा। और क्या करेगा, जैसे ही सेशन आएगा और अपना जो वो है क्या कहते हैं, अपना जो स्टॉक है उसका अपने आप ही ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हेल्प टू चूज मॉडल, जैसे कि हम लोगों ने बात की। जब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करोगे और मॉडल की अच्छी नॉलेज है आपके पास, तो आप लोग डेटा को देखते ही समझ जाओगे कि आपको कौन सा मॉडल चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। जैसे हाईली ओवरलैप डेटा में आपको रैंडम फॉरेस्ट चूज करना चाहिए, ना कि एसवीएम चूज करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन अब बिना एल्गोरिदम पढ़े ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी, ठीक है। मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस, बेसिकली इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू एक्सप्लोर ईच डेटा सेट यूजिंग मल्टीपल एक्सप्लोरेटरी टेक्निक एंड कंपेयर द रिजल्ट। बेसिकली कई सारी एक्सप्लोरेटरी टेक्निक हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। उनका यूज़ करके हम एक्सप्लोर करेंगे डेटा को। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का मतलब ये, एक्सप्लोरेटरी का मतलब ये है कि एक्सप्लोर करना, डेटा को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना एक्सप्लोर करना। जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आने का चांस बढ़ेगा, ठीक। वंस द डेटा सेट इज फुल्ली अंडरस्टूड, जब आप अच्छे से समझ लोगे, इट is quite possible that data scientists will have to go back to data collection and cleaning। तो अब देखिए, हाँ, अब डेटा एक्सप्लोर करना मतलब क्या करना होता है उसमें? एक्सप्लोर का एक फॉर मतलब एग्जांपल डेटा के को लिए समझना। किसी चीज को एक्सप्लोर करने का मतलब है समझना। मतलब किस तरीके से हम इस डेटा का यूज करके कुछ बिजनेस वैल्यू गेन कर सकते हैं, ठीक है। अ, जैसे जाहिर सी बात है, जो हमारी ओके। फेसबुक है, अगर फेसबुक को अगर हम लोग देखें, तो फेसबुक क्या करता है, जो एडवर्टीजमेंट शो करता है वो एज वाइज शो करता है, इवन कैटेगरी वाइज मेल फीमेल, इस तरीके से एडवर्टीजमेंट शो करता है। और ये सारा कमाल किसका है, सिर्फ डेटा का है, ठीक है। वो डेटा कैप्चर करता है, देखता है कि किसको क्या चीजें पसंद है, उसी हिसाब से उसको ऐड दिखाता है, ठीक। तो एक्सप्लोर करने का मतलब ही है उसको डेटा को हर एंगल से समझना, उसके कितने फीचर हैं, फीचर में क्या क्या वैल्यू है, इतनी वैल्यू पे कितना हमारा रिजल्ट है, इतनी वैल्यू पे कितना हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक फीचर दूसरे से कैसे को रिलेटेड है तो मतलब एक्सपोनेंशियल रिलेटेड है, लॉगरिथमिक रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर टाइटेनिक डेटा सेट की एक बात करें, जिसमें ये आइडेंटिफाई करना है कितने लोग मतलब डाई हुए थे, मतलब मरे थे, तो उसमें भी कैटेगराइज लोग करते हैं फीचर वाइज। जैसे मेल ज़्यादा मरे थे कि फीमेल ज़्यादा मरे थे। एक जो हाई लेवल की जो सोसाइटी है उसमें से जो लोग थे वो ज़्यादा मरे थे कि पुअर फैमिली से जो बिलोंग करते थे वो ज़्यादा मरे थे। तो फीचर तो बहुत सारे हैं, जेंडर भी है हमारे पास, रिचनेस भी है पीपल्स की, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो अ, और भी बहुत सारे फीचर हैं, ठीक है। एज से रिलेटेड है, एज किस एज के लोग ज़्यादा मरे थे, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। जब आप एक एक चीज़ को अपने क्लासिफिकेशन से, डाई और नॉट, डाई और नॉट, डाई और नॉट, उससे जब कंपेयर करोगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट पता चलेगा, ठीक है। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब फोरकास्ट अगर करना है तो कर सकते हो कि आखिर हाँ किस किस को ज़्यादा खतरा हो सकता है आगे चल के, ठीक है। तो हर एक फीचर को यहाँ पर जज करना पड़ेगा। अ, अच्छा, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली डेटा साइंस, अगर आप लोग इसकी एनालिसिस अच्छे से कर लेते हो, तो हो सकता है कि आपको ये चीज़ समझ में आए कि अब डेटा को और किस तरीके से कलेक्शन करना है। सपोज अभी तक हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट कलेक्शन कर रहे थे, हो सकता है बाद में पता चले नहीं, स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट हमें रखना चाहिए, या ये फील्ड हम लोग कैप्चर कर रहे थे, इसके अलावा और भी फील्ड होने चाहिए डेटा में, ठीक है। तो वापस जाके हम डेटा कलेक्शन को भी और अच्छे से कर सकते हैं, डेटा कलेक्शन और क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेकिन एक्सप्लोरेटरी समझना जरूरी है, उसके बाद हम लोग क्लीनिंग देखेंगे। कहीं कहीं ऐसा होता है क्लीनिंग शुरू पहले पढ़ा दिया जाता है, फिर एक्सप्लोरेटरी आता है, ठीक।
हम इसी के साथ देखेंगे, एक्सप्लोरेटरी के साथ ही डेटा क्लीनिंग भी देख लेंगे। बट पहले थोड़ी सी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्लीन कर दिया डेटा सेट को तो चीज़ें कुछ स्किप हो जाएंगी। क्लीन करने से पहले भी कुछ चीज़ें हैं जो मेज़र करना ज़रूरी है। मेज़र कर लेंगे उसके बाद क्लीन करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है क्लीन करने के बाद मेज़र करी जाती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर कहीं पर दिख रहा है क्लीनिंग पहले पढ़ाई गई है और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बाद में, तो कंफ्यूज नहीं होना। दोनों को आप लोग प्रायोरिटी देके जैसा आप चाहोगे उस तरीके से कर सकते हो, चाहे आप पहले वो पढ़ो चाहे वो पढ़ो, ठीक है। तो एनालिसिस करके आप क्या कर सकते हो, अपने जो डेटा गैदरिंग प्रोसेस को रीडिज़ाइन कर सकते हो, ठीक। तो इस तरीके की चीज़ें थोड़ी सी हमें फ्रीडम देती है कि आप जो है चीज़ों को और बेटर वे में कर सकते हो और रिजल्ट को अच्छा ला सकते हो, है ना। नेक्स्ट कुछ और चीज़ें जैसे जो हमारा जो ईडीए है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है, उसके कुछ स्टेप्स हैं, मतलब किस किस तरीके से हम लोग ईडीए की एनालिसिस कर सकते हैं। तो बेसिकली ईडीए की एनालिसिस के अगर बारे में हम लोग बात करें तो अ, आप यूनिवेरिएंट विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, बाईवेरिएंट विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, मल्टीवेरिएंट विजुअलाइजेशन और डायमेंशन रिडक्शन। यूनिवेरिएंट का मतलब है आप एक सिंगल फीचर को लेके एनालिसिस कर रहे हो, बाई वेरिएंट दो फीचर को लेके आप एनालिसिस कर रहे हो, मल्टी वेरिएंट मल्टी फीचर को लेके एनालिसिस कर रहे हो। और फिर एनालिसिस करने के बाद जैसा कि हमने बताया कि जो जितने अच्छे डेटा साइंटिस्ट होंगे वो डायमेंशन रिडक्शन जरूर करेंगे। जो अननेसेसरी डेटा है, जो अननेसेसरी फीचर्स हैं, फीचर्स क्या हैं वो भी अभी हम लोग देखेंगे, फीचर क्या होगा, वेक्टर क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें अभी देखते हैं, ठीक। डायमेंशन क्या होगा वो सारी चीज़ें अभी देखते हैं। तो वो क्या करेंगे, उस डेटा को रिड्यूस करने की कोशिश हमेशा करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डेटा दोगे उतना ज़्यादा कंप्यूटेशन वो खाएगा, उतना ज़्यादा टाइम लगाएगा। इवन जब आप एक्सपेक्ट करोगे रिजल्ट को, जैसे कि ट्रेन कर दिया मॉडल को, उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर इनपुट पे आपको रिजल्ट चेक करना है, तो उसमें भी टाइम ज़्यादा लगाएगा वो, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि कम से कम डायमेंशन रखनी है और फोर्सफुली डायमेंशन कम नहीं करना है। ये चीज़ याद रखना है, जितना मॉडल को डेटा हमें मिलेगा उतना अच्छा मॉडल होता है, लेकिन अननेसेसरी डेटा नहीं देना है। अननेसेसरी नहीं देना है, उसका कोई मतलब नहीं है, अननेसेसरी देने का मतलब कोई नहीं है, ठीक है। हाँ, जो एसेंशियल चीज़ें हैं जिनको हम हटा नहीं सकते वो रखना ही पड़ेगा। जो नेसेसरी चीज़ें हैं उन्हें रखना पड़ेगा, जो नहीं है उनको हटा देना चाहिए, ठीक। तो यूनिवेरिएंट में सिंगल फीचर के साथ एनालिसिस करते हैं, बाईवेरिएंट में डबल, मल्टी में मल्टीपल फीचर के साथ, और डायमेंशन रिडक्शन में इन सभी फीचर को, जितने भी वेरिएंट हैं उन सबको हम रिड्यूस करते हैं। तो रिडक्शन की कई सारी टेक्निक हैं, जैसे पीसीए और टेस्ले, वो हम लोग देखेंगे, ठीक। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें, एडिशनल बेनिफिट ऑफ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ब्रिंग टू प्रोजेक्ट अनदर साइड benefit of EDA is that is allowed to specify, even define the questions you are trying to get the answer to from your idea. uh, एक चीज और हम बता दें, अगर आप लोग मशीन लर्निंग की जगह डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट में और मशीन लर्निंग इंजीनियर में थोड़ा सा फर्क होता है। वो जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो उन्हें डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होता है, ठीक है। क्या होता है, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। इन द सेंस, जैसे अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में डेटा साइंटिस्ट हैं, तो फाइनेंस में भी जो डिपार्टमेंट है उसका बेसिक कोर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उससे फ्रूटफुल रिजल्ट निकाल सको। जबकि मशीन लर्निंग में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मशीन लर्निंग एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि एक सब पार्ट है डेटा साइंस का, ठीक है। डेटा साइंस में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। डेटा इंजीनियरिंग आ जाता है आपका डेटा साइंस साइंस में। फिर उसके बाद आपकी डेटा गैदरिंग, एक ओवरऑल एक पूरा कोर्स है डेटा गैदरिंग का, ठीक है, जिसमें आप लोग स्मॉल से लेके स्ट्रक्चर से लेके अनस्ट्रक्चर डेटा को कैसे कलेक्ट करते हो, डेटा पाइपलाइनिंग आ जाती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं,
ठीक है। तो अगर डेटा साइंटिस्ट की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको मशीन लर्निंग के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी। बट हाँ, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है तो आपके लिए मॉडल सफिशिएंट है, डीप लर्निंग सफिशिएंट है, ठीक है। जितने भी क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग और ये सब एल्गोरिदम है वो सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि अगर डेटा साइंस की बात कर रहे हैं तो उसमें डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। और डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होने के बाद ही आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की मदद से चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे। अगर एक डोमेन स्पेसिफिक की बात करें तो अगर आप डेटा इंजीनियरिंग जानते हैं तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस काफ़ी हेल्प करता है आपको डेटा को समझने में। जबकि एआई इंजीनियर या मशीन लर्निंग इंजीनियर बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं डेटा को, और थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग करके डायरेक्ट मॉडल को सेंड कर देते हैं। बट ये चीज़ गलत है, ये नहीं होना चाहिए। डेटा को कायदे से विजुलाइज करिए, रिड्यूस करिए, सेंड करिए, रिप्रोड्यूस करिए, फीचर जो भी हैं उनको रिप्रोड्यूस करिए, तब जाके सेंड करिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अगेन वाई स्किपिंग एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस इज बैड आइडिया। जब भी आप ऐसा करोगे तो तरह तरह की प्रॉब्लम आएंगी। जैसे अगर सपोज आपका डेटा इम्बैलेंस है तो उस केस में आपकी एक्यूरेसी 100% आ सकती है, 100 तो नहीं 99% एक्यूरेसी आ सकती है। बट दूसरी क्लास से रिलेटेड जो हमारा रिजल्ट होगा वो ज़ीरो होगा। अ, मेरे कहने का मतलब ये है, अनबैलेंस डेटा सेट का मतलब ये है कि सपोज हम दो कैटेगरी में क्लासिफिकेशन कर रहे थे इमेजेस का, कैट और डॉग। हमने 1000 इमेजेस सेंड की कैट की और 10 इमेजेस सेंड की डॉग की। तो जाहिर सी बात है जो मॉडल होगा वो कम सीखेगा, डॉग की इमेज से कम सीखेगा, है ना। तो उसको जब हम ट्रेन होने के बाद कोई भी इमेज सेंड करेंगे वो क्या करेगा, कैट में ही क्लासीफाई कर देगा, ठीक है। ये ऐसा कुछ है जैसे आपने हिंदी बचपन से पढ़ी हुई है, इंग्लिश सपोज मान के चलते हैं आपने बहुत रेयर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जब भी आप बोलने की कोशिश करते हो ना चाहते हुए भी आपके मुंह से हिंदी निकलती है, ठीक है, ना चाहते हुए, क्योंकि आपने इंग्लिश को सीखा ही नहीं है। जितना इंग्लिश सिखाया गया था, हिंदी सिखाया गया उतना ही इंग्लिश सिखाया जाता। तो उस केस में आप दोनों चीजें बैलेंस कर लेते, जहाँ इंग्लिश बोलना था वहाँ इंग्लिश बोलते, जहाँ हिंदी बोलना था हिंदी बोलते। लेकिन अगर इंग्लिश हमने उस हिसाब से सीखी नहीं है, 90% हिंदी सीखी, 10% इंग्लिश सीखी, तो जहाँ बोलना होगा वहां पर ना चाहते हुए भी हिंदी निकल जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से मॉडल के साथ होता है। सपोज 1000 इमेज कैट की दे दी, 10 इमेज डॉग की दे दी, और नेक्स्ट एक क्वेरी इमेज सेंड की कि ये पूछा कि ये किसकी इमेज है, कैट की है कि डॉग की है, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो वो ना चाहते हुए भी कैट में क्लासीफाई कर देगा, ठीक है। उस केस में एक्यूरेसी हमारी अच्छी आती है, क्योंकि हमारा जो डेटा सेट है इम्बैलेंस है। 1000 इमेज है, 1000 इमेज में आपने क्या किया, सपोज 700 से ट्रेन किया और 300 से टेस्ट किया, ठीक है। 700 से ट्रेन किया, 300 से टेस्ट किया, तो 300 पे अच्छा रिजल्ट दिखा देगा। और डॉग में 10 ही इमेज है, 10 में मान लीजिए 7 तो चली गई थी ट्रेन में और टेस्ट में बची 3 ही, तो 3 के लिए गलत रिजल्ट दिखा दिया, तो ओवरऑल परसेंटेज क्या हुआ, 300 वो वाला करेक्ट रिजल्ट कैट का, और 3 इमेजेस डॉग की ये रॉन्ग आया, तो एक्यूरेसी तो 99% हो गई ना। तो इस तरीके से समझ, अभी ये चीज़ अगर नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, लेकिन बस हम इतना बताना चाह रहे हैं कि अगर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस को स्किप किया जाता है तो आपका मॉडल सही से ट्रेन नहीं होता है। जैसे इम्बैलेंस के केस में अगर आपने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस से नहीं चेक किया कि इम्बैलेंस है डेटा सेट, तो उस केस में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएंगी। इम्बैलेंस के केस में कभी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, कभी रिजल्ट नहीं अच्छा आएगा, ठीक। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इम्बैलेंस डेटा सेट चेक करते रहना है कि इम्बैलेंस तो नहीं है। अभी सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कैसे करना है, ठीक। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका गलत डेटा सेट पे सही रिजल्ट देता है, सही डेटा पे गलत रिजल्ट देता है आपका मॉडल, कंप्यूटेशन टाइम ज़्यादा ले लेता है आपका मॉडल। तो अगर आप स्किप करोगे डेटा ईडीए को तो ये सब सारी दिक्कतें होने वाली हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर कुछ लिस्ट आउट किया, जनरेट इनएक्यूरेट मॉडल, गलत मॉडल जनरेट होगा। जनरेटिंग एक्यूरेट मॉडल ऑन रॉन्ग डेटा, रॉन्ग किसी एक डेटा पे सही काम करेगा, किसी एक डेटा पे गलत काम करेगा, ऐसा होगा। ओवरफिट हो जाता है डेटा, ओवरफिट मतलब एक ही चीज के बारे में सारी चीजें सीख लेता है। जैसा कि अभी कैट और डॉग के बारे में हमने बात की, तो कैट के बारे में सब चीज सीख लिया, डॉग के बारे में उसने कुछ नहीं सीखा, तो वो डॉग के बारे में कुछ नहीं बता पाएगा मॉडल।
वो नहीं बता पाएगा कि ये पर्टिकुलर इमेज डॉग से बिलोंग करती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी होता है। रॉन्ग मॉडल, चूजिंग द रॉन्ग वेरिएबल फॉर द मॉडल, ईडीए आपने नहीं किया, डायमेंशन रिडक्शन किया, पता लगा जो अच्छे फीचर थे वो आपने हटा दिए, जो खराब फीचर थे जिनके बेसिस पे रिजल्ट अच्छा नहीं आता वो आपने मॉडल को सेंड कर दिए, तो उस केस में अगेन रिजल्ट हमारा खराब होगा, ठीक है। तो insufficient use of resources including the rebuilding the model, तो अगेन मशीन लर्निंग मॉडल में बहुत सारे रिसोर्सेज यूज होते हैं, रैम है, जीपीयू है, सीपीयू कॉस्ट है, ठीक है। और जिनको आप लोग जब कंपनियां परचेस करती हैं तो इनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, पर आवर के हिसाब से 1000 2000 3000 10,000 इस हिसाब से कॉस्टिंग आती है क्लाउड पे, ठीक है। तो अगर सपोज आपको दोबारा से बिल्ड करना पड़ गया एक मॉडल को, जो कि सपोज मान लीजिए 5 डेज में प्रिपेयर हुआ था मॉडल, ट्रेन हुआ था, फिर से अगर 5 डेज लगाने पड़े तो सोचो कंपनी को कितना नुकसान होगा, है ना। तो पहले से वो चीज़ें कर लेनी, एनालिसिस पहले से कर लेनी है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, ठीक। अगर आप लोग ईडीए करते हैं तो उस केस में मोस्ट प्रोबेबली चांस है आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिजनेस वैल्यूज मिलेंगी आपको। जो भी आप हाइपोथेसिस फंक्शन डिसाइड करोगे, जो मशीन लर्निंग मॉडल हाइपोथेसिस फंक्शन डिसाइड करेगा वो अच्छा होगा, है ना। और आपकी नॉलेज बढ़ेगी, मेन चीज़ है आपकी जो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है वो बढ़ेगी, और आगे फ्यूचर में कभी भी आपको उस तरीके के टास्क परफॉर्म करना पड़ा तो आप देख के ही बता पाओगे कि नहीं ये फीचर सेलेक्ट करो, रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। तो यही यही डिफरेंस होता है एक सीनियर और जूनियर डेटा साइंटिस्ट में। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट होते हैं उसके, ईडीए के बाद का टास्क क्या है ना, और क्यों इसे स्किप नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें देखी। अब एक एक चीज़ें करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक डेटा रीड करेंगे, एक आयरिस डेटा सेट हम लोग रीड करेंगे, ठीक। और उस डेटा पे हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक। देखिए एनालिसिस भी हम बता दें, दो तरीके की एनालिसिस होती है। इन जनरल जब भी आप लोग डेटा सेट रीड करोगे तो उस केस में क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू भी मिल सकती हैं। कौन कौन सी वैल्यूज, किस किस टाइप की वैल्यूज मिल सकती है डेटा फ्रेम में, हम लोगों ने पढ़ा था किस किस टाइप की वैल्यूज मिल सकती हैं, कोई बताए। जैसे न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, और वैल्यूज ऑब्जेक्ट हो गया, स्ट्रिंग वगैरह हो गया, वो न्यूमेरिक होता है, स्ट्रिंग होता है कोई हाँ भी। ऑब्जेक्ट टाइप हो सकता है, हम्म। कैटेगरिकल डेटा हो सकता है हमारा, या टाइम सीरीज डेटा हो सकता है, जैसे डेट टाइम आ गया है ना, उस तरीके की डेटा आ जाते हैं। तो बेसिकली एनालिसिस करने के लिए हमारे पास दो कैटेगरी होती हैं एनालिसिस करने, और ज़्यादा में हम लोग एनालिसिस उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ दो चीज़ों में एक्सप्लोर ज़्यादा कर सकते हैं। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा एनालिसिस उसमें होती है, फिर उसके बाद कैटेगरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल। तो यहाँ पर हम लोग जो आयरिस डेटा सेट है, जो हम लोग अभी देखने वाले हैं, आयरिस फ्लावर का डेटा सेट है, उस डेटा सेट में मैक्सिमम जो एनालिसिस है वो क्या है, न्यूमेरिकल टाइप की एनालिसिस है, कैटेगरिकल नहीं है। तो कैटेगरिकल के लिए हम दूसरा डेटा सेट रीड करेंगे, क्योंकि आयरिस डेटा सेट में कैटेगरिकल वैल्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट वैल्यू ही कैटेगरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करेंगे, और कैटेगरिकल एनालिसिस हम लोग दूसरे डेटा सेट में करेंगे, ठीक। तो ये कुछ डिफिनीशंस हैं जो यहाँ पर लिख रखी हैं, वही सेम चीज़ें हैं जो हम लोगों ने बात की थी, जैसे हाउ टू इंश्योर यू आर रेडी टू यूज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इन अ प्रोजेक्ट, ठीक। वही सारी चीज़ें कुछ और टर्मिनोलॉजी है उनको हम लोग देख लेते हैं, जैसे डेटा सेट। डेटा सेट क्या होता है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा जिस पे आपको काम करना है, और आपको एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाएगा कि इस डेटा सेट पे ये करना है आपको। वो प्रॉब्लम आपकी किस टाइप की हो सकती है पहले ये डिस्कशन करते हैं। उस डेटा सेट पे काम करने के लिए आपको दिया जाएगा, तो उस पे या तो आपको क्लासिफिकेशन करना होगा, या तो रिग्रेशन करना होगा, या तो क्लस्टरिंग करना होगा, ठीक है। और उसके बाद भी कुछ प्रायर रूल्स हैं उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है, री लर्निंग से रिलेटेड, ठीक, री लर्निंग। तो इन जनरल आपको रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन या क्लस्टरिंग, तीन प्रॉब्लम मेन है आपकी मशीन लर्निंग की, और भी है, ऐसा नहीं कि सारी मेन नहीं है,
है, सभी मेन है, लेकिन इन जनरल अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो उस केस में आपको या तो क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपको, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको दो इमेजेस दे दी गई और पहचानना है कि ये कैट की इमेज है कि डॉग की इमेज है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, उस इमेज को किसी एक कैटेगरी में डाल रहे हैं, या तो ये कैट की होगी या तो डॉग की होगी। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं कि ये कैट की इमेज है या डॉग की इमेज है। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ठीक। दूसरा, सपोज, अच्छा एक चीज और, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हमेशा जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, ठीक है। और फाइनाइट होता है, ठीक। डिस्क्रीट और फाइनाइट होता है। जैसे इमेज है, इमेज को हम सिर्फ दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं, डिस्क्रीट है वैल्यू, वैल्यू क्या है, डिस्क्रीट। दो दो ही हमारे डोमेन हो सकते हैं, या तो कैट होगा या तो डॉग होगा, इसके अलावा इनके बीच में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कैट और डॉग दोनों, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। किसी एक ही कैटेगरी से बिलोंग करेगा। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन में हम लोग एक कंटिन्यूअस वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट करना है। अब हाउस का प्राइस, सपोज एक हाउस का प्राइस 10,000 है जिसका एरिया 500 स्क्वायर फीट था। तो दूसरे का, एक और हाउस था जो कि 1000 स्क्वायर फीट में है, उसका 20,000 है प्राइस, ठीक। तो एक और हाउस लाए हम लोग और उसका मशीन लर्निंग मॉडल को पूछा गया कि इसका प्राइस क्या होगा। तो इसका प्राइस कुछ भी हो सकता है, 10,000 से लेके 20,000 के बीच में, या उसके ज़्यादा भी या उससे कम भी, कुछ भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि 10,000 ही होगा या 20,000 होगा। 10,001 हो सकता है, 10,002 हो सकता है, 10,003 हो सकता है, 10,050 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक कंटिन्यूअस वैल्यू आती है, डोमेन फिक्स नहीं होता, इनफाइनाइट वैल्यू होंगी आपके आपके पास रिग्रेशन में, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे हम लोग, जो यहाँ पर इस तरह की प्रिडिक्शन जिसमें कंटिन्यूअस वैल्यू होती है, जो आउटपुट डोमेन होता है वो कंटिन्यूअस वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन में हमारा जो डोमेन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। या तो ये कैटेगरी, या तो ये, या तो ये। तीन कैटेगरी भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं, लेकिन फाइनाइट सेट होंगे, ठीक है। फाइनाइट सेट होंगे, उन्हीं में हमें क्लासीफाई करना है, उसके अलावा नहीं कहीं पर, ठीक। जबकि यहाँ पर इनफाइनाइट है, कुछ भी हो सकता है ना। वो एल्गोरिदम के हिसाब से बताएगा क्या वैल्यू होगी इसकी। क्लस्टरिंग का मतलब किसी दी हुई चीज़ों को ग्रुप में बांटना। जैसे आप लोग बीटेक करने जाते हो तो आपके मेंटल लेवल के हिसाब से कुछ को छांट दिया जाता है कंप्यूटर साइंस में, कुछ को छांट दिया जाता है किस में, सपोज ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स में, कुछ को छांट दिया जाता है मैकेनिकल में, है ना। आपके आपके जो जिन जिन बच्चों का मेंटल एबिलिटी सेम होता है, जो लोग मैकेनिकल जो इक्विपमेंट है उनसे ज़्यादा लगा हुआ है, उनको छांट दिया जाता है मैकेनिकल में, ठीक है। कंप्यूटर से जिसको ज़्यादा लगा हुआ है उसको छांट दिया जाता है किसमें, कंप्यूटर साइंस में। तो ये क्या किया जाता है, क्लस्टर बनाए जाते हैं, ईसी का क्लस्टर अलग और सीएस का क्लस्टर अलग, या इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सबके क्लस्टर अलग। तो यहाँ क्या करते हैं, हमें पता नहीं है कि किस किस उसमें जाएंगे, बस हम उनकी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से क्लस्टर में तोड़ देते हैं। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूजन होता है क्लस्टरिंग क्या है और क्लासिफिकेशन। यहाँ पर भी तो कैटेगरी बन रही है, इसी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। अ, अगर बहुत पहले की बात करें तो हमारी कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं हुआ करती थी, कंप्यूटर साइंस ब्रांच, सॉरी आईटी ब्रांच नहीं हुआ करती थी, आईटी ब्रांच आई। एक एक करके इंजीनियरिंग ब्रांच बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, यहाँ पर हमें पता ही नहीं रहता है कि कुछ भी नया हो सकता है, कभी भी नया हो सकता है। बस हम क्या कर रहे हैं, फीचर के बेसिस पे ग्रुप कर रहे हैं लोगों को, फीचर के बेसिस पे। जैसे आपको सेट ऑफ बॉल्स दे दी गई, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल या बेसबॉल, ठीक है, और सब मिक्सअप करके दे दी गई। आपको कह दिया जाए कि इनको अलग अलग करना है, तीन ग्रुप में डालना है, तो आप क्या करोगे, देखोगे बॉल को, और उसमें जो जो फीचर में, जिन जिन बॉल की सिमिलरिटी, मतलब फीचर सिमिलर होंगे उनको एक बकेट में डालोगे, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें पता नहीं है किससे बिलोंग करेंगे, उनके फीचर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो जो कॉमन, जिन जिन ऑब्जेक्ट में कॉमन फीचर है उनको एक क्लास में रख रहे हैं, जिन जिन में दूसरे में कॉमन है उनको दूसरे में, और उसी तरीके से तीसरे को तीसरे में, ठीक। देयर माइट बी चांस कि नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ सकती हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं कि हम दो ही में
रखना चाह रहे हैं, 3 बकेट में रखना, 4 बकेट में रखना, 5 बकेट में रखना, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये हम लोग डिसाइड करते हैं कितने बकेट में रखना है, जबकि क्लासिफिकेशन में फिक्स है, या तो ये या तो ये। क्लस्टरिंग में ये फिक्स नहीं है, आप 2 क्लस्टर में भी रख सकते हो। हमारी रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल हुई, हम 3 क्लस्टर में रखेंगे, फिर नहीं हुई 4 क्लस्टर में रखेंगे, फिर नहीं फुलफिल हुई तो 5 क्लस्टर में रखेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। ठीक, तो बेसिकली ये अनसुपरवाइज होता है, यहाँ पर हमें पता नहीं होता क्लस्टरिंग में ये किस क्लास से बिलोंग करेगा, मतलब इसका लेवल क्या हो सकता है, किधर जा सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसके बारे में वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अभी जो हम लोग डेटा सेट रीड कर रहे हैं, इसमें जो टास्क दिया गया है वो दिया है क्लासिफिकेशन का। 3 तरीके के फ्लावर हैं इसमें, आइरिस डेटा सेट में। उन 3 तरीके की कैटेगरी में हर एक इमेज को क्लासिफाई करना है। क्या करना है? क्लासिफाई करना है। ठीक, तो डेटा सेट क्या होते हैं? बेसिकली पॉइंट्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ फीचर्स होते हैं। जैसे इसमें जो 3 फ्लावर हैं उनमें एक कैटेगरी के 100 फ्लावर देखे गए, उनके फीचर एक्सट्रैक्ट करे गए और डेटा सेट में डाल दिए गए। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे फ्लावर, दूसरी कैटेगरी के फ्लावर के 100 फ्लावर देखे गए और उनसे फीचर एक्सट्रैक्ट करके स्टोर कर दिए गए। ठीक है, तो इसी डेटा सेट के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन टास्क क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं या क्लस्टरिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईडीए। ईडी क्या? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी का ही मतलब क्या है? एक्सप्लोरेट करना, किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करना, तो चीज़ों को जानने जानने की कोशिश करना कि और इसके बारे में और क्या अच्छा हो सकता है या क्या बुरा हो सकता है। एक्सप्लोर करने का मतलब यही है। ठीक है, हर चीज़ के बारे में डीपली नॉलेज लेना। नेक्स्ट, डेटा पॉइंट्स वेक्टर ऑब्जर्वेशन क्या है? ठीक है, डेटा पॉइंट वेक्टर ऑब्जर्वेशन। अब ये समझने के लिए तो हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, पहले डेटा सेट रीड करते हैं। ये टर्मिनोलॉजी बहुत जगह यूज होती है कि डेटा पॉइंट क्या है, वेक्टर क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, फिर फीचर्स क्या है, वेरिएबल क्या है, इनपुट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डेटा रीड करते हैं, और डेटा रीड करने में और जो एनालिसिस करने में हमारी जो लाइब्रेरी हैं उनको हम लोग पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पेंडास, नमपाई, मैटप्लॉट, सीबॉर्न लाइब्रेरी और इंपोर्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम प्लॉट हम लोग सीबॉर्न में करेंगे, मैटप्लॉटलिब में भी जो होगा करेंगे, सीबॉर्न में मैक्सिमम करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें फ्रीडम ज़्यादा मिलती है सीबॉर्न में। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। अब पहले हम लोग डेटा सेट इसमें क्या करेंगे, अटैच करेंगे। ठीक है, आयरिस डेटा सेट तो ऑलरेडी हमने अटैच कर रखा है, लेकिन करना कैसे ये हम लोग देख लेते हैं। ऐड डेटा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च बॉक्स में आयरिस डेटा सेट। इसमें कई सारे हैं, कोई भी आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे ये है, इसी को इंपोर्ट कर रखा है। ठीक, तो इंपोर्ट किया, यहाँ पर आपका एक फाइल बनेगी, इसके एरो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका CSV फाइल मिलेगी और SQLite दोनों फाइलें मिलेंगी। आपको CSV फाइल रीड करनी है, तो इसका पाथ कॉपी करना है। ठीक है, पाथ कॉपी करना है और pd.read.csv में जाके पेस्ट कर देंगे, तो ये फाइल रीड हो जाएगी। फिर इसकी इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, df.head किया है। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये हमारा एक ओवरव्यू है डेटा सेट का, कि इस तरीके से हमारा डेटा सेट है जिसमें एक आईडी कॉलम है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ एंड स्पीसीज। ठीक है, इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं ये सब क्या है। पहले जो हमारी टर्मिनोलॉजी था, फीचर, सॉरी, डेटा पॉइंट्स, वेक्टर, ऑब्जर्वेशन, ये क्या चीज़, ये तीनों सेम चीज़ है। कहीं पर भी डेटा पॉइंट आता है या वेक्टर आता है या ऑब्जर्वेशन आता है, ये तीनों सेम चीज़ें हैं जितने भी स्लैश करके लिखी है। ठीक, तो बेसिकली डेटा पॉइंट्स क्या हैं, किसी एक इंस्टेंस के फीचर है। जैसा अभी हमने कहा था कि अगर सपोज 100 फ्लावर्स थे, जैसे एक कैटेगरी के 100 फ्लावर लिए और एक एक फ्लावर के फीचर निकाल के हमने डेटा सेट में स्टोर कर दिए। ठीक, तो एक फीचर, सपोज पहला फीचर, सॉरी पहला फ्लावर था, उसके फीचर हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किए और फीचर में हम लोगों ने 4 चीज़ें स्टोर की हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ।
इसको समझने के लिए सेपल लेंथ सेपल विड्थ क्या है, इसके लिए आयरिस डेटा सेट एक बार विकिपीडिया हम लोग खोलते हैं, ठीक है। ये 3 तरीके के फ्लावर हैं, ठीक है। फ्लावर के नाम भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आयरिस सेटोसा, ठीक है, आयरिस सेटोसा, इसका नाम है आयरिस सेटोसा। दूसरा जो फ्लावर है, जो दूसरी कैटेगरी है, वर्सी कलर, आयरिस वर्सी कलर, इस फ्लावर का नाम है वर्सी कलर। और तीसरा हमारा क्या है, वर्जीनिका, ठीक है। ये 3 फ्लावर हैं। इसमें सेपल लेंथ सेपल विड्थ क्या है, जो ये आप लोग लीफ देख रहे हैं, ठीक है। इस लीफ की जो, इसमें 2 लीफ है, एक लीफ ये है, एक लीफ ये है, ठीक है, 2 लीफ है, ठीक। तो इस लीफ की जो लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जो भी लेंथ है वो है हमारी सेपल लेंथ। और यहाँ से लेके यहाँ तक वो है सेपल विड्थ। और ये है पेटल, ठीक है। ये पेटल, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक पेटल लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक पेटल विड्थ है। तीनों में ये चीजें मिलेंगी और तीनों का हम लोगों ने क्या किया है, डेटा स्टोर किया है, ठीक है। अब ये कैसे किया गया है इसके बारे में नहीं सोचना है, बस हमें ये डेटा सेट अवेलेबल है, ठीक है। तो बस इतना ही जानना है। 3 कैटेगरी हैं। कैटेगरी में कौन कौन से हमारे फ्लावर हैं, सेटोसा, वर्सिकलर, वर्जीनिका, ठीक है। 3 फ्लावर हैं, इन्हीं तीनों कैटेगरी में क्लासीफाई करना है। लेकिन जो हमारे पास डेटा सेट है वो इमेज का डेटा सेट नहीं है, वो हमारा क्या है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। 4 फीचर हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करके डेटा सेट में स्टोर कर रखे हैं। किसी ने किए होंगे, इवन इस पे भी रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं। जब आप कोई डेटा सेट बनाते हैं तो उस पे रिसर्च पेपर आप लिख सकते हो और आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती बढ़ती है ऐसे, ठीक है। तो जिसने भी बनाया होगा वो, उसको आज के ज़माने में हर कोई जानता होगा, क्योंकि ये आयरिस डेटा सेट जो भी मशीन लर्निंग सीखता है वो हर कोई इसको ज़रूर एक बार ट्राई करता है, ठीक। तो जिसने भी बनाया होगा ये डेटा सेट, मेहनत तो काफ़ी की होगी, क्योंकि ये निकालना कोई छोटी बात नहीं है। सेपल लेंथ सेपल विड्थ, पेटल लेंथ पेटल विड्थ निकालना कोई छोटी बात नहीं है ना। तो काफ़ी मेहनत की होगी जिसने भी की है। तो ये हमारा क्या है, डेटा सेट है। और उस एक एक फ्लावर की डिटेल है। जैसे आयरिस सेटोसा के हमने 150 फ्लावर ले लिए, ठीक है। 50 फ्लावर की सेपल लेंथ सेपल विड्थ क्या है, जैसे पहले हमारे पास जो स्पीसीज है आयरिस सेटोसा, इसी में क्लासीफाई करना है, ठीक। तो पहले वाला जो हमारा पहला फ्लावर था उसका सेपल लेंथ 5.1 सेंटीमीटर है, उसकी विड्थ 3.5 है, पेटल लेंथ 1.4 है, पेटल विड्थ 2.5 है, ठीक। अगेन दूसरा फ्लावर उठाया, वो भी किस कैटेगरी का था, आयरिस सेटोसा का ही था, ठीक है, आयरिस सेटोसा का ही था, ठीक। फिर उसके बाद तीसरा भी इस तरीके से। और आगे बढ़ेंगे तो उसके वर्जीनिका या वर्सी कलर के भी हमें आएंगे, मतलब एग्जांपल आएंगे, उनके भी लेंथ वगैरह और ब्रेड्थ वगैरह होगी, है ना। तो इस तरीके से हमारा डेटा सेट है, जिसमें हम ऑलरेडी उसे बता रहे हैं, मशीन लर्निंग मॉडल को बता रहे हैं कि अगर ऐसा ऐसा लेंथ और विड्थ है तो वो आयरिस सेटोसा होगा। या आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर ये लेंथ है तो उसका वर्सी कलर होगा या वर्जीनिका होगा, ठीक है। ऑलरेडी हम खुद बता रहे हैं उसे, ठीक। जब एक बार हम बताएंगे, ये कुछ इस तरीके से, किसी को फोटो दिखा दो फिर कहो पहचानो कौन, उस तरीके से क्लासिफिकेशन ऐसे ही होता है कि पहले हम बताएंगे कि ये आदमी ये है, और फिर दोबारा से उसी आदमी को फोटो दिखाएंगे, पूछेंगे कि बताओ ये कौन है, तो बता देगा। पहले सीखेगा, फोटो देख के सीखेगा, नहीं ये आदमी है। फिर जब भी क्वेरी इमेज आएगी तो उस केस में देख के वो बता देगा। तो पहले हम उसे बताएंगे कि जिसका लेंथ विड्थ ये था तो वो आयरस सेटोसा था। फिर उसके बाद लेंथ में भी सारी चीज़ें वेरी कर रही है। 100 फ्लावर तो 100 फ्लावर में लेंथ विड्थ हर चीज़ वेरी करेगी, है ना। तो यहाँ पर भी हर चीज़ हर एक फ्लावर में वैरी कर रहा है, लेकिन कितना वैरी करेगा ये मायने रखता है। ऐसा नहीं कि 10 सेंटीमीटर चला जाएगा, 50 सेंटीमीटर चला जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं। तो सेटोसा की कुछ लिमिट होगी, वर्सी कलर की भी कुछ लिमिट होगी, वर्जीनिका की भी कुछ लिमिट होगी, ठीक है। उन्हीं लिमिट के हिसाब से, मतलब इन्हीं सेपल लेंथ सेपल वेट पेटल लेंथ पेटल वेट के बेसिस पे ही हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये कलर, जब हम उसको एक रैंडम इमेज देंगे तो वो
देख के बताएगा हमें कि ये सेटोसा होगा कि वर्सिकलर होगा या वर्जीनी का होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, हम लोगों ने कुछ फीचर एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर स्टोर किए हुए हैं। ठीक है, जैसे 5.1 सेपल लेंथ, 3.5 सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा डेटा पॉइंट्स वेक्टर या ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो ये हैं, किसी इंस्टेंट के जो फीचर हैं ये क्या बोलते हैं, इनको फीचर्स बोले जाते हैं। तो एक इमेज के 4 फीचर हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किए हैं। कौन कौन से फीचर, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ये 4 फीचर हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे फीचर हो जाएंगे। ये जो कॉलम नेम है, जो ये फीचर हो जाएंगे, और ये वाला कॉलम क्या हो जाएगा, टारगेट क्लास हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टारगेट क्लास हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही, डेटा पॉइंट्स क्या होंगे, उन फीचर में वैल्यूज क्या है, जो फीचर हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किए हैं वो क्या हो जाएंगे, डेटा पॉइंट हो जाएंगे या वेक्टर हो जाएंगे या ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। जैसे इस पर्टिकुलर फ्लावर के जो वेक्टर है वो क्या है, 5.1, 3.5, 1.4 और 0.2। और यही क्या होती है, डायमेंशन होती है। जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे वही उस डेटा की डायमेंशन होती है। कैसे, देख लेते हैं। जैसे हम लोग पेंट पे तो सॉरी क्या कहते हैं, ज्योमेट्री तो सबने पढ़ी होगी, है ना। तो ज्योमेट्री में जब आप लोग एक्स और वाई प्लेन पे कोई चीज़ ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, जैसे ये एक्स और वाई प्लेन है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक पॉइंट बताते हो। जैसे अब किसी ने बोला आप 5.6 को ड्रॉ करो, ठीक है, 5.6 को ड्रॉ करो, तो इसका मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन में 5 बढ़ना है, वाई डायरेक्शन में 6 बढ़ना है, जो पॉइंट मिले उसी को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो सपोज मान लेते हैं हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा 5.6। यहाँ आपने देखिए दो चीज बताई है, 5 और 6। तो जब दो चीजें बताई तो यहाँ डायमेंशन कितनी हो रही है, 2। डायमेंशन कितनी हो रही है, 2। जब आप एक चीज बताते हो, सपोज सिंगल चीज बताते हो, तो वो क्या हो जाती है, स्केलर हो जाती है, वो वेक्टर नहीं रह जाती, स्केलर मतलब आप इसी डायरेक्शन में बढ़ सकते हो, यही डायमेंशन है। ठीक है, मतलब आप यहाँ से शुरू करोगे इस पॉइंट से और इसी तरफ आगे बढ़ सकते हो, आप इस डायमेंशन में नहीं जा सकते। अगर इस डायमेंशन में गए तो एक नई डायमेंशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये एक डायमेंशन क्रिएट हो जाएगी जो जिसको बोलेंगे वाई। ठीक है, तो सिंगल डायमेंशन है तो आप एक चीज पास करते हो कि एक्स डायरेक्शन में आपको कितना बढ़ना है, सपोज 6 बढ़ना है, तो यहाँ पर आप किसी 6 पॉइंट पे पॉइंट ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, सपोज मान लीजिए यहाँ, ठीक, दो चीजें देते हो 5.6, तो यहाँ पर क्या होता है, 2 डायमेंशन हो गया। तीन चीजें देते हो तो इसके परपेंडिकुलर एक और डायमेंशन हो जाती है, क्या, जेड डायमेंशन। ठीक है, 3 डायमेंशन हो जाती है। तो जितने पॉइंट्स आप देते जाते हो उतना हमारा डायमेंशन बढ़ता जाता है। सेम चीज यहाँ पर भी फॉलो होगी। यहाँ पर आपने 4 कॉलम दिए हैं, तो 4 इसके क्या होंगे, डायमेंशन होंगे। ठीक है, 4 डायमेंशन का है ये। अब एक एक चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों ने सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा कि सिंगल डायमेंशन का एरे, मल्टी डायमेंशन का एरे, वहां पर हम लोग देखते हैं सिंगल डायमेंशन में ऐसे होता है 1, 2, 3, इस तरीके से, इसको बोलते थे सिंगल डायमेंशन। एग्जैक्टली ये डायमेंशन नहीं है, ये सेट ऑफ वेक्टर है। ये एरे, एरे को अगर हम बात कर रहे हैं, ये भी कलेक्शन ऑफ क्या है, एलिमेंट्स है। ये खुद वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। एरे का जो डायमेंशनैलिटी की हम लोग बात करते हैं वो क्या है कि किन किन डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है एरे। अगर एक ही डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है एरे तो हम एरे को बोल, वेक्टर को नहीं बोल रहे हैं, ये याद रखिएगा। एरे को बोल रहे हैं कि वो सिंगल डायमेंशन का अगर एक डायमेंशन में ग्रो कर रहा है। अगर यही एरे इस डायरेक्शन में भी ग्रो करने लगे तो इसको बोलते हैं क्या, सेकंड डायमेंशन, मतलब 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रोनेस के हिसाब से मतलब किस तरह से ग्रो कर रहा है, एक डायरेक्शन की मल्टी डायमेंशन ग्रो कर रहा है, उस हिसाब से इसको बोलते हैं सिंगल डायमेंशन, वन डायमेंशन, वो मल्टी डायमेंशन। लेकिन यहाँ एरे की नहीं बात हो रही है, बात हो रही है वेक्टर की बात हो रही है। तो जितने पॉइंट रहेंगे उतनी डायमेंशन होगी। अगर 2 पॉइंट दिए गए फीचर में तो 2 डायमेंशन, 3 पॉइंट दिए गए 3 डायमेंशन, 4 पॉइंट दिए गए 4 डायमेंशन, 100 दिए गए तो 100 डायमेंशन। ठीक है, जितने आप फीचर दोगे उतना ज़्यादा डायमेंशन बढ़ेगी और उतना विजुअलाइजेशन मुश्किल होगा। ठीक है, तो कोशिश यही करना है फीचर को कम से कम रखना है। तो जितने भी को रिलेटेड फीचर सब हटा देने हैं। अभी बात करेंगे कैसे हटाएंगे, को रिलेशन कैसे निकालते हैं, ये सब देखेंगे हम लोग। ठीक, तो ये सब क्या है, हमारे डेटा पॉइंट्स हैं
ये क्या है, हमारे फीचर्स हैं, ठीक है। और फीचर में डिपेंडेंट फीचर को बोलते हैं, वेरिएबल्स भी बोलते हैं, जो कॉलम नेम है, ठीक है, वो वेरिएबल भी होते हैं, इनपुट वेरिएबल भी होते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल भी होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होते हैं, ठीक है। सारी चीजें बोली जाती है, इंटरव्यू में पूछते हैं कभी कभी डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं। तो जो भी हमारे फीचर है वही क्या है, डिपेंडेंट, ठीक। इनपुट वेरिएबल, फीचर, सब एक ही चीज है। इसी तरीके से लेबल, लेबल या आउटपुट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट क्लास लेबल, रिस्पांस लेबल, ये सब क्या है, हमारी जिस कैटेगरी में हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना है। तो इस कॉलम में हमें क्लासिफिकेशन करना है कि कौन सी स्पीसीज का वो पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स है, जो भी डेटा पॉइंट हम मॉडल को देंगे, ठीक है। तो ये सब डेटा पॉइंट्स हैं। ये सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, एरिस्टोसा से, एरिस्टोसा से, एरिस्टोसा, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला लेवल जो है इसको बोलते हैं लेवल, आउटपुट लेवल भी बोलते हैं इसको, कभी कभी क्या बोलते हैं, आउटपुट लेवल भी बोलते हैं, ठीक। तो इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखना है कि इनपुट वेरिएबल क्या है, आउटपुट वेरिएबल क्या है। इनपुट वेरिएबल ये है, आउटपुट वेरिएबल हमारा ये है, ठीक। तो ये हो गया ऑल अबाउट द डेटा पॉइंट्स, ईडीए, डेटा सेट, फीचर्स, वेरिएबल्स, लेबल्स और वेक्टर्स। वेक्टर में अगर 1D वेक्टर है, 1D वेक्टर की बात करें मतलब सिंगल वैल्यू है, एक सिंगल फीचर है, तो वो नथिंग बट वो स्केलर ही है, एक तरीके से स्केलर वैल्यू, कोई भी स्केलर वैल्यू, ठीक है। एक से ज़्यादा फीचर होते हैं तो वो 2 डायमेंशन हो जाएगा, तुरंत 2 डायमेंशन में चला जाएगा, ठीक है। स्केलर का मतलब ही क्या है, एक सिंगल वैल्यू जैसे हम लोगों ने यहाँ पर दे दी तो वो स्केलर ही होगी, जैसे यहाँ पर 6 दिया तो स्केलर ही होगी, इसके साथ कुछ है नहीं, तो इसलिए वेक्टर नहीं है। वेक्टर कैसे, मतलब वेक्टर का मतलब ये है कि आप रिजल्टेंट निकालते हैं। जैसे यहाँ पर इस 5,6 का मतलब ये है कि आप एक्स डायरेक्शन में 5 बढ़े और वाई डायरेक्शन में 6 बढ़े। अब इन दोनों बढ़ने के बाद जो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर हमारा ये होगा, अगर 2 डायमेंशन की बात करें, ये वाली डायमेंशन छोड़ दें, जेड वाली, ठीक। तो ये रिजल्टेंट है कि आप इतना इसमें बढ़ेंगे, इतना इतना बढ़ेंगे, वाई डायरेक्शन में इतना बढ़ेंगे तो रिजल्टेंट आप इतना बढ़े, 2 डायमेंशन में रिजल्टेंट आप इतना बढ़े, ठीक है। तो यही हमारा क्या एग्जैक्टली वेक्टर ये है, 5,6 ये, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, फीचर्स वगैरह। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शेप चेक करेंगे कि शेप क्या है, किस हिसाब से हमारा डेटा सेट एग्जिस्ट कर रहा है। तो शेप हमारा 150 क्रॉस 6, मतलब टोटल हमारे जो डेटा फ्रेम में 150 रोज हैं, 6 कॉलम है, 150 रोज 6 कॉलम है। इसमें ये आईडी नाम का जो कॉलम है ऑलरेडी रिपीट कर रहा है, आईडी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इस आईडी नाम के कॉलम को हम लोग हटाते हैं। हटाने के लिए क्या करना है, df डॉट ड्रॉप, जो हम लोगों ने देखा था, ठीक। तो df डॉट ड्रॉप, हम आईडी कॉलम को ड्रॉप करने वाले हैं, और एक्सेस 1 के बेसिस पे, कॉलम के बेसिस पे, और वापस से df में स्टोर करेंगे। देखते हैं हमारा जो कॉलम है वो गया कि नहीं गया। तो हमारा कॉलम चला गया, ठीक है, आईडी कॉलम, उसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। वो सिर्फ नंबर ऑफ रोज कितनी यही एग्जिस्ट कर रहा है, वो कोई फीचर नहीं है, वो कोई फीचर नहीं है, इसलिए उसको हटा दिया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग आगे एनालिसिस करना शुरू करते हैं। जो सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, उसमें डेटा फ्रेम में हमारी कोई नल वैल्यू तो नहीं है, नैन वैल्यू तो नहीं है, ये चेक करना है, ठीक है। तो जो हमारा df डॉट इजनल है, इजनल क्या रिटर्न करता है, एक डेटा फ्रेम रिटर्न करता है जिसमें जहां जहां नल होगा वहां पर क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। और फिर जब उसका सम करेंगे तो जहां जहां ट्रू होगा उसका सम हमें रिटर्न करके दे देगा। तो मतलब बेसिकली ये क्या बताएगा, टोटल ओवरऑल कितने वैल्यू नल हैं हमारे डेटा फ्रेम में, किस किस कॉलम में कितनी वैल्यू नल है, वो रिटर्न करके देगा। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नल वैल्यू पे हमारा एल्गोरिदम रन नहीं करता है, या नैन वैल्यू पे एल्गोरिदम रन नहीं करता है। तो पहले सबसे पहले हम लोग यही चेक करेंगे कि कितने हमारी नल वैल्यूज़ हैं। तो जैसे ही इसको रन कराया तो इसने बताया कि सेपल लेंथ कॉलम में 0 नल है, सेपल विड्थ में भी 0 है, पेटल लेंथ में भी 0 है, पेटल विड्थ में भी 0 है, ठीक है। स्पीसीज में कितने हैं हमारे, 0 है, सब में 0 है। तो हमारे डेटा सेट में कोई नल वैल्यू नहीं है। या नैन वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, df डॉट इज एन ए डॉट सम, ठीक।
तो ये बता दे क्या नैन वैल्यू है कोई? नैन वैल्यू भी कोई नहीं है। अगर होती तो क्या करेंगे हम लोग? मिसिंग वैल्यू, बेसिकली ये क्या है? मिसिंग वैल्यू है। तो मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करने के हमारे पास कुछ एल्गोरिदम है, उनको हम लोग देखेंगे। मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना भी काफ़ी टीडियस टास्क है। जब आपके पास कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा सेट हो, मतलब प्राइसलेस डेटा सेट है, तो उसमें आप चाह कर भी एक कॉलम या रो डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको इम्प्यूटेशन करना होता है। तो फिलहाल उस पर अभी हम लोग नहीं बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग ईडीए पे बात करेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे। अब डेटा सेट की कुछ समरी देखते हैं। जैसे df.describe डेटा सेट की हमारी समरी देगा कि अच्छा, एक चीज और, डिस्क्राइब जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल, जो जो कॉलम हमारे, जो जो फीचर न्यूमेरिकल होंगे उन्हीं का डिस्क्रिप्शन देता है। ठीक है, जिसमें हमारा सारी चीजें, काउंट टोटल कितने हैं, मीन कितने हैं, मीडियन कितने हैं, सॉरी मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम कौन सी वैल्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टाइल क्या है हमारे, वो सब सारी चीजें रिटर्न करके देता है कॉलम वाइज। अब यहाँ पर देखो स्पीसीज नहीं आ रहा, क्योंकि स्पीसीज कैटेगरीज शो करता है। ठीक है, तो टोटल हमारी 150 रोज है, मीन ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है। इस तरीके से सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। अगर आपको कैटेगरिकल डेटा के बारे में भी, सॉरी, कैटेगरिकल के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब के अलावा आपके पास एक और फंक्शन है, इन्फो, df.info। ठीक, एग्जीक्यूट, एक सेकेंड। df.info, यहाँ पर आपको df.info से मिल जाता है, नल वैल्यू के काउंट मिल जाते हैं। ठीक है, क्या मिल जाता है? अगर सपोज यहाँ पर नल आया होता तो वो बस बताता कि टोटल कितने हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्फो से भी आपको क्या मिल जाते हैं? सारे, सॉरी, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे नल कितने हैं, नॉन नल कितने हैं, ये वैल्यू मिल जाएंगे। वहां पर सिर्फ नल मिलेंगे। इन्फो से आपको पता चल जाएगा इसमें नॉन नल कितने हैं, नल कितने हैं। ठीक है, हर एक कॉलम वाइज क्या है, वो सारी चीजें डिटेल आपको पता चल जाएगी। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पर हमारा 150 टोटल नॉन नल है, और नल में तो कुछ है नहीं, हमारे में सारे के सारे जीरो है नल में, तो यहाँ पर कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर ये देखना है तो उस केस में आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, df.info, df describe df.info। ठीक, अब बात करते हैं कैटेगरिकल डेटा सेट के बारे में। अगर हमें देखना है डिस्क्रिप्शन, तो हम क्या करेंगे? पहले उस कैटेगरिकल डेटा सेट को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कैसे? मतलब उसी कॉलम को हमने क्या किया? एक्सट्रैक्ट कर लिया। df स्पीसीज नाम का जो कॉलम है हमारा, ठीक, यहाँ पर स्पीसीज कॉलम नेम में ध्यान देना है, एकदम सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, इवन केस सेंसिटिव भी होता है। ठीक, तो df.species.describe करेंगे तो हमें इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जो कैटेगरिकल डेटा है। तो इसमें देखो हमें बता रहा है टोटल 150 काउंट है, मतलब रो टोटल हमारी क्या है? 150 है। यूनिक वैल्यू 3 है। यूनिक वैल्यू का मतलब, 3 का मतलब टोटल 3 क्लासेस हैं हमारे पास, सेटोसा, वर्सिकलर, वर्जीनिका। ठीक है, तो अगर अननोन डेटा सेट है और उसमें अगर आपको देखना है कि टोटल कितनी क्लास एग्जिस्ट कर रही है, तो ये डिस्क्राइब फंक्शन से हम लोग देख सकते हैं कि इतनी क्लासेस एग्जिस्ट कर रही हैं। जितनी यूनिक होंगी उतनी क्लास एग्जिस्ट करेंगी। ठीक, फिर टॉप कौन सा है? सबसे ऊपर हमारा वर्सिकलर दिखा रहा है, और फ्रीक्वेंसी हमारी 50। 50 का मतलब क्या है हमारा? 50 का मतलब ये है कि हर एक जो यूनिक वैल्यू है उनमें 50-50 क्या है? रोज हैं। 50-50 रोज का मतलब सेटोसा में 50 रोज होंगी, वर्सी कलर में 50 रोज होंगी, और वर्जीनिका में 50 रोज होंगी। तो 50-50-50 150 हो गया। ठीक है, 150 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ये पता चल जाएगी कि यूनिक क्लासेस हमारी कितनी है। ठीक है, और यूनिक क्लासेस अगर देखना है तो df.unique, तो df.unique से यूनिक क्लासेस मिल जाएंगी। कौन कौन सी क्लासेस है? तो यहाँ पर हमें मिल रहा है आयरिस सेटोसा है, आयरिस वर्सिकलर है, आयरिस वर्जिनिका।
ये तो हम लोगों ने पहले से स्टडी किया था, तो हमें पता था कि यही 3 क्लास होगी। लेकिन सपोज अननोन डेटा सेट आया, तो उसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, मतलब डीएफ के स्पीसीज कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यू है, वही हमारी क्या हो जाएंगी, क्लासेस हो जाएंगी। तो आयरिस सेटोसा, आयरिस वर्सिकलर, आयरिस आयरिस वर्जिनिका। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, यूनिक वैल्यूज देखते हैं। ठीक है, डेटा सेट में यूनिक वैल्यूज देखते हैं। अब चेक करेंगे कि हमारा डेटा सेट बैलेंस है कि नहीं। जो फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए, मतलब नैन वैल्यू अगर है तो उसको हैंडल करने के बाद जो पहला स्टेप है, आपको ये देख लेना चाहिए बैलेंस है कि नहीं डेटा सेट। ऐसा तो नहीं कि कैट के 1000 इमेज या वर्सी कलर के हमारे पास सपोज 100 इमेजेस थी, या 130 इमेजेस थी, और सेटोसा और वर्जीनिका के 10 इमेजेस थी। तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ मॉडल जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ सेटोसा को ही समझेगा। अगर सेटोसा के 130 इमेजेस है तो ठीक है, या डेटा पॉइंट टोटल सेटोसा के 130 डेटा पॉइंट्स हो गए, और 10 डेटा पॉइंट हमारे वर्जिनिका वर्सी कलर के हो गए। तो वो मॉडल जो है सिर्फ और सिर्फ बायस्ड हो जाएगा, वो सेटोसा की तरफ बायस्ड हो जाएगा, सिर्फ उसी को जानेगा और किसी को नहीं जानेगा। समझ रहे हो ना। अब जैसे एक तीन दोस्त हैं, तीन दोस्त या चलो 3 दोस्त ले लेते हैं, ठीक है। 3 दोस्त हैं जिसमें एक दोस्त क्या करता था, एक दोस्त को ले जाके रोज टॉफी देता था, और दूसरा महीने में एक बार देता था। तो अगर वो उस पर्टिकुलर दोस्त को अपने दोस्त का साथ देना होगा तो कौन देगा। जैसे ए को बी रोज ट्रॉफी देता था और सी महीने में एक बार देता था, तो हमेशा ए किसका साथ देगा, बी का साथ देगा, बायस्ड हो जाएगा। ठीक है, बी की तरफ बायस्ड हो जाएगा। उसी तरीके से मॉडल भी, अगर हम 130 इमेजेस सिर्फ और सिर्फ सेटोसा के दे रहे हैं और 10-10 वर्सी कलर वर्जीनिका के दे रहे हैं, तो वो मॉडल बायस्ड हो जाएगा। कुछ भी दोगे तो बताएगा ये सेटोसा ही है, कुछ भी दोगे बताएगा वो सेटोसा ही है, वर्जीनिका या वर्सी कलर नहीं बताएगा। ठीक है, एक्यूरेसी आपकी अच्छी आएगी उस केस में भी। ये चीज हम ये नोट करके रख लीजिए, इंटरव्यू में पूछेंगे ये। ठीक है, अनबैलेंस्ड डेटा सेट में एक्यूरेसी हमेशा अच्छी आती है, बट वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होता, वो फॉल्स रिजल्ट होता है, फॉल्स ही रिजल्ट होता है, फेक रिजल्ट होता है वो। उस केस में एक्यूरेसी में भी 95% चली जाए, 99 चली जाए, 98 चली जाए, लेकिन वो फेक रिजल्ट होता है। तो हमेशा कभी भी डेटा सेट पे काम करना है तो बैलेंसनेस चेक कर लेनी है, बैलेंस है कि नहीं डेटा सेट। अगर बैलेंस है उसके आगे तभी बात करनी है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अदरवाइज नहीं। डेटा सेट को पहले बैलेंस करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। अगर 10-10 इमेजेस थी उसमें वर्सी कलर या वर्जिनिका में, तो उसको या तो 130 करो, या फिर सेटोसा को घटा के 10 करो। दो ऑप्शन होते हैं। अगर हम वर्जिनिका या वर्सी कलर को बढ़ा रहे हैं तो उसको बोलते हैं अप सैंपलिंग। क्या बोलते हैं, अप सैंपलिंग। और अगर घटा रहे हैं, सेटोसा को 10 कर रहे हैं, सेटोसा सेटोसा को 10 कर रहे हैं, 10 10 10 तीनों में हो जाए, तो इसको बोलते हैं डाउन सैंपलिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, डाउन सैंपलिंग। और भी तरीके होते हैं, देखेंगे इस चीज को। ठीक है, इम्बैलेंस डेटा सेट को कैसे हैंडल किया जाता है वो चीजें हम लोग देखेंगे। नल वैल्यू को कैसे हैंडल की जाती है वो चीजें देखेंगे। मिसिंग वैल्यू या इम्प्यूटेशन करना वो कैसे करते हैं वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल उस बारे में नहीं बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया यूनिक। अब चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं है। तो एसएनएस प्लॉट के अंदर हमारा एक काउंट प्लॉट है जो कि काउंट करके बताता है इस डेटा फ्रेम में स्पीसीज नाम के कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यू है। अगर हर एक रो, मतलब सेटोसा के 10 रो मिल गई तो 50 रोज मिल गई, वर्सी कलर के 50 रो मिल गई, या वर्जीनिका के 50 रो मिल गई, तो उस केस में डेटा सेट बैलेंस है। इवन अगर अब ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कब तक हम कह सकते हैं कि डेटा सेट बैलेंस है। 50-50 का सपोज दो क्लासेस थी, एक में 100 एक में 100, तो भी बैलेंस है। अगर एक में 90 दूसरे में 100 तो भी बैलेंस है, और 80 तक में भी बैलेंस है। मैक्सिमम रेशियो जो अगर हम लोग देखा जाए, अगर देखा जाए तो 60-40 से नीचे रेशियो नहीं जाना चाहिए कभी भी इम्बैलेंस डेटा सेट में। ठीक, बैलेंस डेटा सेट में 40-60 से नीचे रेशियो नहीं होना चाहिए। 40-60 तक भी माना जाता है कि डेटा सेट बैलेंस है ना। लेकिन एक चीज और, जैसे 60-40 का रेशियो तो है, ठीक है, लेकिन जब आप डेटा सेट को मॉडलिंग के लिए भेजते हो, ट्रेनिंग के लिए भेजते हो, ठीक है, उस केस में सफल करना जरूरी होता है डेटा को।
शफल नहीं करोगे तो अगेन बायसनेस आती है। अगर जैसे अभी हमारे पास जो डेटा है उसमें सीक्वेंसली सब पहले आइरिस के आ रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे जो डेटा सेट है, कहाँ गया ये डेटा सेट, डीएफ डायरेक्टली हम लोग एक बार प्लॉट करते हैं। ये कुछ इस तरीके जैसे सेटोसा वर्जीनिका वर्सिकलर भी कहीं होगा, तो एक लाइन से आ रहे हैं। इस तरीके से डेटा को नहीं कभी सेंड करना चाहिए मॉडल में, क्योंकि पहले वो इसको लर्न करेगा, फिर उसको इकट्ठे सबको लर्न करना है। ऐसा नहीं है कि पहले एक को लर्न करेगा फिर दूसरे को फिर तीसरे को। जब एक को कर रहा है, जैसे इसको कर रहा है तो इसकी तरफ बायस हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहले एक फ्रेंड, पहले बी क्या किया, हर दिन एक एक टॉफी दे दिया, फिर एक महीने बाद उसने बंद किया, और सी वाला क्या गया, ए को अब हर महीने एक एक टॉफी देने लगा। तो अब की बार वो किसकी तरफ बायस हो जाएगा, जो सी है, क्योंकि करंटली अभी उसे टॉफी कौन दे रहा है, सी दे रहा है। बी को भूल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज माइंड में रखनी, कभी भी ऐसे डेटा सेट है तो उस केस में डेटा को सफल करना जरूरी होता है। अगर सफल नहीं कर रहे हो उस केस में, फिर अगेन बायस्ड हो जाएगा आपका मॉडल, ठीक है। एक तरफ बायस हो जाएगा, एक क्लास की तरफ बायस हो जाएगा, ठीक। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे किसकी, बैलेंस है कि नहीं ये चेक करना था, ठीक है। तो काउंट प्लॉट क्या करता है, प्लॉट करता है यूनिक वैल्यूज को, ठीक है। जैसे स्पीसीज कॉलम में जितनी यूनिक वैल्यू होंगी, ठीक है, सबको प्लॉट करेगा कि हर एक यूनिक वैल्यू में कितनी रोज है। तो काउंट एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट, एक चीज और, खैर अभी बात करते हैं इस बारे में। एस एन एस डॉट काउंट डेटा इक्वल्स टू डी एफ, इस डेटा फ्रेम में हमें देखना है स्पीसीज कॉलम के अंदर कितनी यूनिक वैल्यू, हर के लिए कितनी रोज है, ठीक। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। IPython इज नॉट डिफाइंड जावास्क्रिप्ट एरर, मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको। कुछ प्रॉब्लम है, क्या करूँ। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि तीनों क्लास में कितने कितने सैंपल्स हैं। सैंपल्स मतलब रोज, ठीक है।
तो आयरिस सेटोसा में टोटल काउंट है 50, आयरिस वर्सी कलर में 50 है, आयरिस वर्जिनिका में 50 है। ठीक है, तो हर एक क्लास में हमारे पास इक्वल सैंपल्स हैं। ठीक है, इक्वल सैंपल्स हैं, तो ये परफेक्ट बैलेंस है। परफेक्ट बैलेंस, अगर सब में इक्वल इक्वल है तो परफेक्ट बैलेंस है। ठीक है, इससे ज़्यादा बैलेंस नहीं हो सकता है। ठीक, अगर थोड़े बहुत कम हुए, ठीक है, तो चलेगा, लेकिन अगर 50% का रेशियो आ गया तो उस केस में फिर इम्बैलेंस हो जाएगा डेटा सेट। ठीक, तो इस चीज़ को माइंड में रखना है कि इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग एनालिसिस की, एक्चुअल एनालिसिस। देखते हैं कि आखिर सेपल लेंथ के बेसिस पे क्या हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सेपल लेंथ या सेपल विड्थ, पेटल लेंथ या पेटल विड्थ के बेसिस पे, सिंगल फीचर के बेसिस पे हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। जो कि हमारा पहले जो हमारा एनालिसिस था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा, जो पहला एनालिसिस हमारा है, जैसे इसमें 4 तरीके की एनालिसिस होती है, यूनिवेरिएंट, बाईवेरिएंट, मल्टीवेरिएंट, फिर डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो यूनिवेरिएंट हम लोग पहले करके देखेंगे कि स्पीसीज को क्या पेटल लेंथ या सेपल लेंथ के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं क्या। तो इसको हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्ट्रिप प्लॉट हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक, कोडिंग पे अभी ध्यान आपका नहीं जाना चाहिए। मशीन लर्निंग में आपको कोडिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है एनालिसिस पे, मॉडल पे ज़्यादा ध्यान देना है, कोडिंग पे नहीं। कोडिंग आप नेट पे भी सर्च करके डालोगे, कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो एनालिसिस आप करोगे, वो ओरिजिनल होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। ठीक है, उसको आप कहीं से कॉपी नहीं कर सकते हो, क्योंकि रैंडम डेटा मिलेगा, उसकी एनालिसिस आपको कहीं से नेट पे नहीं मिलेगी। ये कोड मिल जाएंगे। मशीन लर्निंग में कोडिंग पे नहीं ध्यान दिया जाता है, 10 लाइन के कोड होते हैं, खत्म हो जाता है पूरा। ठीक, 10 लाइन के कोड में मशीन लर्निंग खत्म हो जाती है। कोड पे नहीं ध्यान देना। मशीन लर्निंग कोडिंग के बारे में नहीं, किसके बारे में, थ्योरी के बारे में, एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो कोडिंग पे नहीं ध्यान देना है, आपको नेट पे सर्च करना है। अगर कोई भी चीज़ करनी है, स्कैटर प्लॉट करना है सर, प्लॉट करना है, तो नेट पे सर्च किया हाउ टू प्लॉट स्कैटर प्लॉट, बस आ जाएगा रिजल्ट, कोड आ जाएगा पाइथन में। ठीक, तो उस पे नहीं ध्यान देना कि ये चीज़ें कैसे लिखी हुई हैं, आपको नेट से सर्च करना है, लिख देना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन ये चीज़ करनी कैसे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एनालिसिस करनी कैसे, ये चीज़ पता होनी चाहिए। कोडिंग पे आपके नहीं ध्यान देगा कोई, कोडिंग कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी एनालिसिस कितनी अच्छी है, ये मायने रखता है। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ों में, स्पीसीज, पेटल लेंथ, और उस पे देखते हैं। ठीक है, स्पीसीज और पेटल लेंथ के बेसिस पे तो हमने क्या किया कि एक्स वाई एक्सेस में ड्रॉ किए आयरिस सेटोसा को, आयरिस वर्सिकलर को, वर्जीनिका को। तो यहाँ से देखो एकदम सिंपल सा कितना बढ़िया रिजल्ट हमें मिल रहा है कि अगर सपोज हमें आयरिस सेटोसा और वर्सी कलर के बीच में हमें क्लासिफिकेशन करना हो, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, बस यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें, कुछ इस तरीके से। हम्म, एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस हमेशा अच्छा, एक चीज और यहाँ पर एक्सिस को हमेशा ध्यान देना कि एक्सिस की रेंज कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, यहाँ पर रेंज देखो 0 से नहीं स्टार्ट हो रही है, 1 से लेके 7 तक जा रही है। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होके अगर पेटल लेंथ की विड्थ, पेटल लेंथ की लेंथ है, पेटल लेंथ अगर हमारी 2.2 तक जाती है, तो उस केस में श्योर है कि वो सेटोसा होगा, ये सेटोसा श्योर है। तो एक इफ एल्स कंडीशन लगा के अपना मॉडल आप बना सकते हो, फीचर कम है तो इफ एल्स लगा सकते हो, इफ एल्स से ही मॉडल बन जाएगा, मशीन लर्निंग मॉडल की जरूरत नहीं, इफ एल्स से ही हो जाएगा। आपने एनालिसिस की, इफ एल्स लगाया, मॉडल बन जाएगा। क्या, इफ पेटल लेंथ, इफ पेट जैसे क्वेरी आई, कोई क्वेरी आई, उसकी पेटल लेंथ हम लोग देखेंगे। अगर पेटल लेंथ हमारी 2.5 से लेस है, तो उस केस में श्योर है कि सेटोसा होगा, क्योंकि वर्सी कलर का कोई पॉइंट यहाँ पर नहीं है, वर्जीनिका का कोई पॉइंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इस केस में तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या वर्सी कलर वर्जीनिका में हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। नहीं, यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं, 5 पे इसके भी कुछ पॉइंट है, इसके भी कुछ पॉइंट है, और थोड़े मोड़े नहीं, काफी पॉइंट है ना, थोड़े मोड़े नहीं, काफी पॉइंट है। तो नहीं, यहाँ पर नहीं कर सकते। पेटल लेंथ के बेसिस पे हम सेटोसा को अलग कर सकते थे, लेकिन वर्सी कलर और वर्जीनिका को हम लोग नहीं कर सकते। ठीक,
तो एक तो ये हो गया पहला एनालिसिस, ठीक, कि आप क्या ऐसे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं हर एक कैटेगरी में पेटल लेंथ के बेसिस पे। इसी तरीके से पेटल विड्थ एक बार देखते हैं। पेटल विड्थ के बेसिस पे अगेन हम सेटोसा को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वर्सिका सॉरी वर्सिकलर और जेनिका को नहीं कर सकते हैं, है ना। सेपल पे देखते हैं, सॉरी आज बस इतना ही करेंगे, थोड़ा सा और रह गया उस करेंगे, फिर आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। कल देखेंगे आगे। सेपल सेपल लेंथ के बेसिस पे देखते हैं हम लोग। सेपल लेंथ के बेसिस पे बिल्कुल नहीं कर सकते, इवन सेटोसा को भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, है ना। सेटोसा को भी हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो सेपल विड्थ के बेसिस पे एक बार करके देखते हैं हम लोग। मतलब ये कि जितने भी फ्लॉवर हैं ऑलमोस्ट सब में जो सेपल लेंथ है वो सब में कॉमन सी हो रही है, ठीक। सेपल लेंथ तो नहीं कर सकते, सेपल विड्थ करके देखते हैं एक बार। सेपल विड्थ से भी बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसमें जो हमें एक चीज ये समझ में आई, जो सबसे डोमिनेटेड फीचर होगा, जो डोमिनेटेड फीचर जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको डायमेंशन रिडक्शन में हम डिलीट नहीं कर सकते, वो कौन सा फीचर है हमारा, पेटल लेंथ। पेटल लेंथ और साथ ही साथ पेटल विड्थ भी है, कुछ हद तक है, अच्छा रिजल्ट दे सकता है, कुछ और करने पे हो सकता है अच्छा रिजल्ट दे दे। लेकिन अभी अभी सिंगल डायमेंशन की बात करें, अभी सिर्फ और सिर्फ यूनिवेरिएंट पे हम लोगों ने बात किया है, एक फीचर लेके किया है बात। तो एक फीचर के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, एक फीचर पे सिर्फ एक क्लास क्लासिफिकेशन हो सकती है, दो नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा यूनिवेरिएंट, ठीक है। एक फीचर पे हम लोगों ने एनालिसिस कर ली कि एक फीचर के बेसिस पे हम सेटोसा को तो अलग कर सकते थे, लेकिन पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ को हम लोग अलग नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये चीज माइंड में रखनी है कि सेपल लेंथ सेपल विड्थ सॉरी पेटल लेंथ पेटल विड्थ ऐसे दो फीचर हैं जिनको हम लोग रिडक्शन नहीं कर सकते, डायमेंशन रिडक्शन नहीं कर सकते। हाँ, इनमें अगर डायमेंशन रिडक्शन अगर सोचना भी है, वैसे तो यहाँ तो बहुत कम डायमेंशन है, यहाँ रिडक्शन का कोई मतलब नहीं है, चार ही तो डायमेंशन है। मशीन लर्निंग चार डायमेंशन का मतलब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मिनिमम इतनी होती ही होती है, ठीक है। इससे कम डायमेंशन में तो कोई मतलब ही नहीं मशीन लर्निंग का, आप खुद ही जज करके बता दोगे, मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही जज करके बता दो किस क्लास से बिलोंग करेगा, है ना। अगर एक डायमेंशन है तो बता ही दोगे खुद से, इतना तो ह्यूमन माइंड इंटेलिजेंट है ही है। 10 डायमेंशन 4 डायमेंशन होती तब दिक्कत होती है, 3 डायमेंशन तक आप लोग बता सकते हो, 4 डायमेंशन होती तो नहीं समझ में आता है। 4 से जितनी भी ज्यादा होती जाएंगे उतना आपके लिए कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, क्योंकि 4 डायमेंशन को विजुलाइज भी नहीं कर सकते हो और ड्रॉ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते 4 डायमेंशन को, तो वो काम कंप्यूटर ही कर सकता है, मशीन लर्निंग मॉडल ही कर सकता है क्रिएट, ठीक। तो हम लोग नहीं कर सकते, 4 डायमेंशन से ज्यादा को क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो अभी हम लोगों ने एक सिंगल डायमेंशन देखी है, सिंगल डायमेंशन देखी है, एक सिंगल फीचर को देखा है। सिंगल डायमेंशन, ये 2D डायमेंशन नहीं है, याद रखना है, ये जो प्लॉटिंग हुई है 2 डायमेंशन प्लॉटिंग नहीं, 1 डायमेंशन प्लॉटिंग हुई है, जिसमें ये क्या बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन बता रहा है, सेपल लेंथ, सिंगल फीचर, स्केलर फीचर। यहाँ पर बस कैटेगरी है, ये कोई डायमेंशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी है, डायमेंशन नहीं है, सिंगल फीचर यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, ठीक। तो ये था हमारा क्या, सिंगल फीचर के साथ एनालिसिस। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग देखेंगे मल्टी फीचर के साथ, बाई वेरिएंट फीचर के साथ हम लोग देखेंगे, 2 फीचर के साथ एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद 3 फीचर के साथ एनालिसिस करेंगे, और फिर 4 फीचर के साथ कैसे करेंगे ये सोचेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो देखेंगे, ठीक है, उनके साथ एनालिसिस करेंगे। और ये सब होने के बाद कुछ और तरीके हैं एनालिसिस के, वो देखेंगे। वो सब करने के बाद फिर हम लोग आएंगे किस पे, डायमेंशन रिडक्शन पे, और डायमेंशन रिडक्शन के बाद एक बार फिर से हम लोग डेटा क्लीनिंग देखेंगे, और डेटा क्लीनिंग के बाद हाउ टू हैंडल मिसिंग डेटा, मेन चीज है हाउ टू हैंडल मिसिंग डेटा एंड हाउ टू हैंडल इम्बैलेंस डेटा। ये दो चीजें एक बार मुझे जरूर याद दिला देना, ठीक है। हाउ टू हैंडल मिसिंग डेटा, हाउ टू हैंडल इम्बैलेंस डेटा। इम्बैलेंस डेटा पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चीज को याद दिला देना, श्योर
ये चीज़ पढ़ानी है हमें, ठीक है। अगर छूटता है, इन केस छूटा, बस छूटेगा नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी। अगर इन केस स्किप होता है किसी भी तरीके से, डायरेक्टली अगर हम लोग चले गए जैसे मॉडल पे, तो याद दिला देना, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है हमारा, एनॉमली डिटेक्शन, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। हैंडलिंग मिसिंग डेटा, हाउ टू हैंडल इम्बैलेंस क्लासेस, हाउ टू हैंडल सॉरी हाउ टू डिटेक्ट अनोमलीज इन डेटा सेट। ये तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं फ्रेशर से। फ्रेशर से इनमें क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो जब इनके सारे एल्गोरिदम पढ़े रहोगे तो कहीं से फंसने का कोई चांस नहीं होगा। और हाँ, कोडिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं आ रहा है, ये नहीं, कुछ नहीं। मशीन लर्निंग में सब सर्च करके लिखता है, जितने इवन 50 लाख पे भी जो डेटा साइंटिस्ट होगा वो भी सर्च करके कोड लिखता है। आप लोग इतने कोड रट नहीं सकते। एसएनएस जो लाइब्रेरी है उसमें 100 फंक्शन है, और हर एक फंक्शन में कम से कम 10 पैरामीटर है। आप रट लोगे? कभी नहीं रट सकते इस चीज को। बस सर्च करके आप उस चीज को परफॉर्म कर सकते हो। तो कोडिंग के पीछे अभी फिलहाल नहीं भागना है, जरूरत ही नहीं है भागने की। अब मशीन लर्निंग में आप एसक्यूएल भी पढ़ने वाले हो, एसएनएस भी पढ़ने वाले हो, मैटप्लॉटलिब पढ़ा आपने, पेंडास पढ़ा आपने, नमपाई पढ़ा आपने। तो हर एक लाइब्रेरी में 100 फंक्शन, 100 में 10 पैरामीटर, इतने रट नहीं सकता, कोई नहीं रट सकता। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर कोई चीज़ फंस रही है, नेट पे सर्च करना है। इवन आप लोग अभी देखेंगे अगर कहीं पर कोई चीज़ रुकती है तो हम खुद ही नेट पे सर्च करके यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन माइंड की कैपेबिलिटी से परे है। आप हर चीज़ रट नहीं सकते, और रटने का नाम मशीन लर्निंग नहीं है, ये भी क्लियर बता रहे हैं। जो चीज़ जहाँ फंस रहे हो नेट पे सर्च करो, उसका कोड लिख दो। लेकिन हाँ, लॉजिक खुद पे बनाने पड़ेंगे, खुद से करने पड़ेंगे, हर चीज़ लॉजिक खुद से करना है। लेकिन कोड की टेंशन नहीं लेनी, कोड कैसे हो रहा है वो चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और कल मिलते हैं। कल हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, तो कोशिश करना मिस नहीं करें क्लास, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक है, कल मिलते हैं।